हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋषभ इन फ्रंट ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल दिव्यांगजन ट्यूटोरियल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ लास्ट क्लास में, मैं इन्फोर्समेंट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और सेकंड मैं आपसे ये भी माफ़ी भी मांगना चाहूँगा, मैं काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना पा रहा हूँ, आपको रेगुलरिटी में वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ इस प्रकार शेड्यूल आए मेरे पास, मतलब थोड़ा बिजी रहा मैं शेड्यूल में, तो सॉरी फॉर दैट। बट आज मैं अपनी वीडियो में अपनी, जैसा मैंने आपसे बताया था लास्ट वीडियो में कि मैं डिस्कस करूंगा रीइंफोर्समेंट के बारे में, मैं थोड़ा ब्रीफली बता दिया था। और 5 प्रॉम्प्ट्स भी मैंने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आप लास्ट क्लास को जरूर देख लेना, जिससे आपको ये वाली क्लास समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करता हूँ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बन, जो हम बच्चे को देते हैं। तो पहला होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें हम बच्चे को देते हैं वी गिव चाइल्ड लर्नर फूड आइटम्स। इसमें हम बच्चे को फूड आइटम्स देते हैं, लाइक चॉकलेट, टॉफ़ी, चिप्स, इन सब से हम देते हैं। और दूसरा होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हम बच्चे को बिहेवियर को इनहेंस करने के लिए देते हैं, डिजायरेबल गोल के लिए। जैसे मान लो कि यदि हमें ABCD सिखानी है, तो हमारा टारगेट हो सकता है कि बच्चे को ए से लेके H तक हमें उसे सिखाना है। ठीक है, तो जैसे ही वो ए से लिखना कह लो या बोलना सिखाना है, तो हम ए लेटर को सिखाएंगे सबसे पहले। जैसे ही ए लेटर सीख जाएगा, हम उसे रिवार्ड देंगे। ठीक है, हम उसको देंगे, चॉकलेट देंगे, टॉफ़ी देंगे। तो जैसे जैसे वो करता जाएगा, वैसे वैसे हम उसको रिवार्ड देंगे। इससे क्या होता है कि बच्चा मोटिवेट होता है। ठीक है, और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है किसी भी लाइन में, या किसी भी टीचिंग कह सकते हैं, टीचिंग लाइन कह लो, या इवन किसी भी लाइन में, कि हमें बहुत ज़्यादा बच्चे को मोटिवेट करने की ज़रूरत होती है। तभी वो समझता है हाँ कि वो अंदर से मोटिवेट होता है और वो लर्निंग की तरफ जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे बट मैंने आपको ये भी बताया था कि जब पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में 2 पार्ट आते हैं इसके, जैसा मैं अभी डिस्कस करूंगा। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट में जब हमने बताया कि बच्चे को चॉकलेट, टॉफ़ी, इस पे हमें आदी नहीं रखना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट की सबसे बड़ी बात यह है कि हमें बच्चे को आइटम्स तो देने हैं, इसमें बच्चे को यूज़ करना है, पर ये एक टेम्पररी बेस होना चाहिए। हमें रिइंफोर्समेंट किस तरीके से यूज़ करनी है, मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा मैंने आपको बताया, रीइंफोर्समेंट में, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम बच्चे को ईटेबल आइटम्स देते हैं, उसे पॉजिटिवली उसे हम बिहेवियर की तरफ, डिजायरेबल गोल की तरफ ले जाते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी। तो प्राइमरी में हम बच्चों को ईटेबल आइटम्स देते हैं, पर ध्यान रखना यहाँ पे ईटेबल आइटम्स वो हैं जो बच्चे को पसंद हो। ये नहीं कि बच्चे को अगर बिस्कुट दे रहे हो, क्या पता उसे बिस्कुट पसंद ना हो, चॉकलेट पसंद हो, या इवन टॉफ़ी पसंद हो। क्या हम केवल बच्चे को टॉफ़ी दिए जा रहे हैं, और हो सकता है कि उसे टॉफ़ी पसंद ना हो, वो ले और उसको, तो इससे क्या होगा कि वो बच्चा डिजायरेबल बिहेवियर की तरफ नहीं जाएगा, या जो हम गोल अचीव करवाना चाह रहे हैं उससे वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पसंद की चीज़ नहीं है उसके पास। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे को डिजायरेबल गोल की तरफ ले जाने के लिए हम उसे ईटेबल आइटम्स देते हैं, जैसे टॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स, एनी ड्रिंक जो वो उसे पसंद हो। ठीक है, तो हम उसकी तरफ ले जाते हैं। बट मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि हमें प्राइमरी और सेकेंडरी में, जैसे सेकेंडरी में जैसे होते हैं कि एक्टिविटी रिवॉर्ड, जैसे हम कोई एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें हम बच्चे को बता रहे हैं कि जो उसे एक्टिविटी पसंद है, जैसे झूला झूलना पसंद है, या उसको बाहर खेलना पसंद है, या उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, या उसको हम कोई सोशल रिवार्ड देंगे, जैसे शाबाश, वेल डन, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये इस प्रकार के हम सोशल रिवार्ड्स होते हैं, इसको हम सोशल रिवार्ड्स कहते हैं। या ये पेरेंट्स लोग और इवन हर देते हैं, और ये विदाउट कोई मनी खर्च किए और विदाउट कोई हेजिटेशन के हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई हरासमेंट नहीं है। प्राइमरी इन्फोर्समेंट में हम सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स देखते हैं कि हम बच्चा इसमें डिपेंड हो सकता है, तो इसलिए मैंने इस पर स्टार मार्क करा है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, जब सेकेंडरी हम रिइंफोर्समेंट देते हैं, सेकेंडरी जो रिवार्ड है इसका, उसमें हम ये देखते हैं कि बच्चे के दोनों काम हो रहे होते हैं। एक तो वो एक्टिविटी की तरफ जा रहा है, दूसरा वो मोटिवेट भी हो रहा है। तो मोटिवेट करने के लिए हम प्राइमरी को धीरे धीरे फेड करेंगे, यानी उसको कम करेंगे, और हम शिफ्ट होंगे, अपने आप को शिफ्ट कराएंगे एज ए टीचर, बीइंग ए स्पेशल एजुकेटर, और बीइंग ए पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी की तरफ जाएंगे। तो हम उसमें सोशल रिवार्ड देंगे, अगर बच्चा सोशल से मानता है, उसे एक्टिविटी रिवार्ड देंगे। क्या पता उसको खेलना बहुत पसंद हो, तो हम कहेंगे कि बच्चों आप एक काम करो, क्या आप मुझे ना, जैसे मान लो उसे पोएम सीखनी है, या ए से लेके ना उसको आज M तक काउंटिंग करनी है, यानी 13 तक, यानी उसका हाफ गोल है ए से लेके M तक। तो
वो ए से लेके एम तक आपको लिख के दिखाएगा, आप उससे कहोगे हम आपको रिवार्ड देंगे। पर यहाँ पे आपको रिवार्ड्स को बहुत चालाकी से यूज़ करना है, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि बच्चा इस चालाकी को नहीं समझ पाता है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियस सी बात है, उस चालाकी के लेवल को समझ जाए तो फिर हमसे क्यों पढ़ेंगे, प्रोफेसर से नहीं पढ़ेंगे वो। तो क्या होगा कि वो आप क्या करो, उससे कहो, उससे वादा करो कि हम आपको ना ए से लेके एम तक सिखाने पर ना आपको 4 टॉफी देंगे फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, क्या पता वो बच्चा इतना मोटिवेट हो गया कि वो ए से लेके एम तक पढ़ना भी लिख गया और लिख भी रहा है, और वो केवल 2 टॉफी में ही सीख गया। तो आप क्या कर सकते हो, हमने तो 4 टॉफी का वादा किया था, तो आप उसे बताओगे नहीं कि आपने तो 2 टॉफी में ये चीज़ कर दी, हम तो 4 टॉफी की बात कर रहे थे। तो आप उसको यहाँ पर अपना दिमाग लगाओगे, क्या करोगे, उन 4 टॉफी को, यानी 2 टॉफी जो आपके पास बची हैं, 2 जो ईटेबल आइटम्स बचे हैं, उनको आप और फर्दर यूज करोगे। एम की जगह आप एम से शिफ्ट कर दोगे सीधा टी तक या एस तक या क्यू तक या इवन आप जेड तक, लास्ट तक यूज कर सकते हो। तो आपने क्या करा कि आपकी जो 2 टॉफीज की बात थी, ठीक है, वो आपने शिफ्ट कर दी जेड तक। जो आपकी 4 टॉफीज की बात थी वो आपने 2 में कंप्लीट करी, और फिर यहां से 4 में जेड पे कंप्लीट हो गई। तो आपने इस तरीके से यूज करना है प्राइमरी रिवार्ड्स का, अगर करना भी है तो। और सेकेंडरी रिवार्ड्स तो खैर आप यूज करोगे ही करोगे। सेकेंडरी रिवार्ड्स में भी थोड़ा आपको चालाकी रखनी है। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, क्या थ्योरेटिकल में तो आपको बुक में या किसी भी बीएड की वगैरह की बुक में मिल जाएगा, पर थ्योरेटिकल, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल फील्ड पे काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल फील्ड है और इसमें बहुत पेशेंस के साथ काम करना है और चालाकी के साथ भी काम करना है, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए टीचर्स, बीइंग ए एजुकेटर्स, ठीक है। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है, और फिर इस चीज़ का यूज़ करते करते आपको अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ सही में बहुत काम कर रही है। पर आपके अंदर मोटिवेशन खुद से होना चाहिए, कॉन्फिडेंस खुद से होना चाहिए। ये नहीं कि मन में आधा कॉन्फिडेंस लेकर आप बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, ये चीज़ आपके लिए भी सही नहीं है और बच्चे के लिए भी नहीं सही है। आओ हम डिस्कस करते हैं, जो हमने पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, अब हम करते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बारे में, जिसमें हम क्या करते हैं, नेगेटिव से ध्यान रखना, बच्चे का नेगेटिव नहीं, नेगेटिव मतलब नकारात्मक मतलब ना, नेगेटिव का भी मतलब वही है कि जो बच्चे को डिजायरेबल गोल की तरफ ले जाएगा। हम इसे नेगेटिव क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। हम जानते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट के बारे में। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि नेगेटिव से आप उस चीज़ को मत लेना कि बच्चा नेगेटिव, यानी नेगेटिव का मतलब है कि हम ऑब्जेक्ट या कोई भी बैरियर या कोई भी बाधा जो बच्चे की लर्निंग में और उसके अधिगम में, ठीक है, वो बाधा डाल रही हो, तो हम उसे हटा देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम कहते हैं नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। जैसे एक बच्चा यदि क्लासरूम में किसी कक्षा में पढ़ रहा है और वो क्या कर रहा है, वो सामने ब्लैक बोर्ड को ना देखकर साथ वाले ग्राउंड में बच्चों को खेलते हुए देख रहा है, या फिर बच्चा एक क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसके सामने एक टीवी लगी हुई है और वो उस टीवी में लगे हुए स्टिकर को देख रहा है, तो हो सकता है कि वो उसके लर्निंग में बाधा बन रही हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 काम कर सकते हैं। एक तो या फिर हम जो बच्चा बाहर ग्राउंड की तरफ देख रहा है वहाँ पे हम पर्दा लगा दें या कोई ऐसा पट्टा लगा दें जिससे कि उसकी आवाज़ उसके पास ना आए, बाहर की आवाज़ उसके पास ना आए और वो आसानी से सीख सके। जैसा कि हम हमारे पुराने टाइम में ऐसा करते थे कि कोई बाहर आ रहा है तो हम क्या करते थे, खिड़की बंद कर देते थे, तो बच्चों कहते हैं यहाँ पे पढ़ने बैठो आप, तो उससे क्या होता था, बच्चा पढ़ने बैठता था। वो थोड़ा नेगेटिव इसलिए आता था क्योंकि बच्चे को हम नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रहे हैं। और क्या होता है कि या फिर हम दूसरा काम ये करते हैं कि बच्चे को उस जगह से, यानी इन्वायरमेंट को ही चेंज कर देते हैं। जैसे बच्चा एक यहाँ पर बैठा हुआ है और वो कोई पोयम या कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो क्या होता है, वो उसके सामने खाने का आइटम रखा, हो सकता है वो उसका मनपसंद हो या ना भी हो, उसे वो दिख रहा है, तो उस कारण है ना, वो कहीं ना कहीं चाह रहा है कि मुझे ये खाने को मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, या फिर उस खाने की चीज़ को वहाँ से हटा देते हैं, आइटम्स को, या फिर वो उस ऐसे रूम में ले आते हैं जहाँ पर उसे खाने का आइटम ना मिले जो उसकी लर्निंग में बाधा पड़े। तो इस प्रकार की लर्निंग को हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहते हैं। ये बहुत आसान रिइंफोर्समेंट है जो कि यूज़ होता है। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि इसमें हम 2 रिइंफोर्समेंट में जो 2 पार्ट आते हैं, जो आते हैं शेपिंग एंड चेनिंग। तो शेपिंग और चेनिंग को कैसे यूज़ करना है, क्या है वो चीज़, मैं आपको अभी डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि शेपिंग में हम क्या करते हैं, इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि एक टास्क को पीसेस में, स्टेप्स में डिवाइड कर देते हैं और हम हर सक्सेसफुल स्टेप्स पे जैसे ही बच्चा उसको कर लेता है हम उसे तुरंत रिवार्ड देते हैं। रिवार्ड में सबसे पहली बात डिले नहीं होना चाहिए।
इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, इमीडिएट हमें उसे रिवार्ड देना है, जैसे ही वो काम करे उसको रिवार्ड देना है। तो ऐसे हम करते जाते हैं और हम उसे फाइनल गोल तक पहुंचाते हैं। जैसे हमें उसे शर्ट पहनाना सिखाना है या उसका नाम लिखना सिखाना है, तो वो अपना नाम लिखता है। जैसे वो अपना नाम हमें उसे लिखना सिखाना है रोहन, जैसे मान लो उसका नाम है रोहन, ठीक है, पहले हम लिखवाएंगे आर, ठीक है। जैसे ही आर लिखना और वो पढ़ना समझ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उसको जैसे ही आर पढ़े उसको हम रिवार्ड देंगे। फिर वो लिखेगा ओ, उसको पहले ओ का रिकॉग्नाइजेशन कराएंगे और फिर ओ लिखना सिखाएंगे, फिर हम उसे रिवार्ड देंगे। फिर हम उसे जैसे ही वो आर और ओ लिखना सीख जाएगा, फिर एच सिमिलरली ए सिमिलरली एन। जैसे ही वो रोहन लिखना सीख जाएगा, हर मतलब एच बोलना ये सब पे सीख जाएगा, तो वो अपना नाम जान जाएगा, ठीक है। ऐसे ही शर्ट्स है, अगर हम उसे अगर वो पहला स्टेप होता है कि फर्स्ट हम लेफ्ट बाजू की पहनना सिखाएं, दूसरा राइट बाजू, तीसरा हम उसको कॉलर सेट करना सिखाएं, चौथा दोनों तरफ से शर्ट को हैंडल सीधा करना सिखाएं, फिर बटन्स लगाना, फिर दोनों बाजू के बटन्स लगाना। तो ये सब स्टेप्स जैसे वो करता जाएगा, हम उसको रिवार्ड्स देते जाएंगे और उसको उस गोल तक पहुंचाएंगे, जिससे हम बच्चे को शेपिंग कर रहे हैं। इस टेक्निक में यही होता है। तो हम बच्चे को वो चीज़ सिखा रहे हैं जो हमने उसका गोल बना रखा है, ठीक है। तो अब शेपिंग और चेनिंग में थोड़ा सा फर्क ये है कि शेपिंग के ही इसी प्रोसेस को हम चेनिंग में यूज करते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि चेनिंग में क्या यूज होता है। चेनिंग को सिर्फ रट लिया जाता है, शेपिंग को रट लिया जाता है, बट शेपिंग के ही पार्ट को हम चेनिंग में कैसे यूज करते हैं वो आप समझो। कि जैसे हमने बच्चे को शर्ट पहनना सिखाया, इसी तरीके से हम उसे पैंट पहनना सिखाएंगे, उसी तरीके से हम उसे बूट शूज़ पहनना सिखाएंगे, सॉक्स पहनना सिखाएंगे और टाई पहनना सिखाएंगे। उसे ड्रेस अप होना है। तो क्या होगा कि अब क्या होगा, चेनिंग में ये क्या होता है, शेपिंग छोटे टास्क के लिए जाता है और जो चेनिंग होता है वो मल्टीटास्क होता है। यहाँ पे देखो ये वर्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टीटास्क। और ध्यान रखना बेबी स्टेप्स, इन बेबी स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं और हम हर स्टेप को रिवार्ड करते हैं, जैसा कि हम शेपिंग में करते हैं। सिमिलर बात है, बट डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे मल्टीटास्क लिया जाता है। क्या बच्चे ने यहाँ पे शर्ट पहनना सीखी, अब बच्चे का गोल हो जाएगा चेनिंग के थ्रू कि बच्चे को पूरा ड्रेसअप होना है। हमने शेपिंग के थ्रू से शर्ट पहनना सिखा दिया, पैंट पहनना सिखा दिया, पैंट के प्रोसेस बता दिया, शूज़ पहनना सिखा दिया, सॉक्स पहनना सिखा दिया और टाई पहनना उसको बता दिया, सिखा दिया कि कैसे टाई पहनते हैं, कैसे फोल्ड करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो चेनिंग प्रोसेस में आएगा, चेनिंग में हम उसे ड्रेसअप करना सिखा रहे हैं, पूरा ड्रेसअप, पार्टी के लिए वो ड्रेस हो रहा है। तो शेपिंग के थ्रू तो सीख चुका है शर्ट पैंट शूज पहनना। अब क्या होगा, जैसे ही वो शर्ट पहनना ढंग से नहीं सीख जाएगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वी डोंट मूव फर्दर स्टेप्स। हम जब तक आगे के स्टेप्स में नहीं बढ़ेंगे, जब तक वो शर्ट में ठीक से पहनना नहीं सीख जाए, जब तक वो अच्छे से उसको ना हो जाए, यानी वो मास्टर ना हो जाए उस फर्स्ट स्टेप में। जैसे वो शर्ट पहनना में जब तक मास्टर ना हो जाए, तब तक हम पैंट की तरफ मूव नहीं करेंगे, क्योंकि शर्ट उसने अधूरी पहननी। शेपिंग के थ्रू क्या था, छोटा सा टास्क था, इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर अब हमें क्या करना है, चेनिंग में ज़्यादा ध्यान देना है। चेनिंग में हम क्या करेंगे, जब तक वो अपनी शर्ट को अच्छे से पहनना नहीं सीख जाएगा और पैंट को अच्छे से पहना जाएगा, तब तक हम तीसरे चौथे क्या हो सकता है कि हमारा 3 स्टेप्स है मान लो चेनिंग में। पहला शर्ट पहनाना, दूसरा पैंट पहनना सिखाना, तीसरा है उसको सॉक्स पहनना और शूज़ पहनना सिखाना, और चौथा ये भी हो सकता है कि उसे टाई पहनना सिखाना। तो जब तक वो शर्ट पहनना नहीं सीखेगा, जब तक वो फर्स्ट स्टेप में मास्टर नहीं हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें नहीं ले जाएंगे, सेकंड स्टेप पे नहीं ले जाएंगे, यानी कि जो उसे पैंट पहनना सीखनी है। और पैंट पहनना सीख लिया तो उसे जब तक पैंट पहनना ढंग से नहीं सीखेगा, तब तक हम उसे शूज़ की तरफ नहीं ले जाएंगे। ये चेनिंग का प्रोसेस होता है। चेनिंग में 2 और स्टेप्स आते हैं, वो होते हैं, तो हम जानते हैं कि चेनिंग के 2 पार्ट, जैसे मैंने आपको बताया। चेनिंग में होता है, एक होता है फॉरवर्ड चेनिंग, दूसरा होता है बैकवर्ड चेनिंग। तो फॉरवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। फॉरवर्ड चेनिंग और बैकवर्ड चेनिंग में कुछ नहीं है, इट्स जस्ट ए पार्ट ऑफ चेनिंग। तो चेनिंग में हम फॉरवर्ड चेनिंग में हम करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप को सिखाते हैं, देन सिखाते सिखाते लास्ट स्टेप तक सीख जाते हैं, जब तक वो डिजायरेबल गोल पे चला जाए। जैसे हम बच्चे को हैंड वॉशिंग करना है, जिसके वो 6 स्टेप्स आपको बताओ, 6 स्टेप्स हाइजीनिक हैंड वॉश होते हैं। ये गूगल पे भी आप देख सकते हो किस प्रकार होता है। और बैकवर्ड चेनिंग में होता है, तो बैकवर्ड चेनिंग में हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप से फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो फॉरवर्ड चेनिंग में क्या होता है कि हमारा मेन जो होता है वो फॉरवर्ड चेनिंग होता है। उसमें क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप से सिखाएं, मान लो बच्चों को पहले हाथ में साबुन लेना या
हैंड वॉश लेना सिखाया, फिर उसको उससे रब करना सिखाया, फिर वॉश सिंक के पास ले गए, वॉश बेसिन के पास ले गए और वहाँ पे हमने उसको रब करके जो 6 स्टेप्स होते हैं एक एक स्टेप्स को बताया। एक जैसे जैसे हम स्टेप्स को बताते जा रहे हैं वो बच्चा अपने माइंड में रखता रहा है। तो अब क्या होगा, बैकवर्ड चेनिंग में हम क्या करते हैं, इस जस्ट इवेल्यूएशन टाइप का हो जाता है ये। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को, ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि बच्चे को केवल और केवल सजेस्ट करते हैं, जाओ आपको जैसे हैंड वॉश करना सिखाया वैसे आप जाइए और जो आपको जैसे आपको मैंने चीज़ बताई थी वैसे, तो क्या बच्चे के दिमाग स्टेप तो वही फॉलो करता है। वो क्या होता है इसमें, वो अब जो फॉरवर्ड चेनिंग के थ्रू जो उसने लास्ट स्टेप से था ना, वो दिमाग लगाता है, वो लास्ट स्टेप से अपना दिमाग घुमाना शुरू करता है और फर्स्ट स्टेप पे आता है। इसको हम बैकवर्ड चेनिंग कह देते हैं। और बैकवर्ड चेनिंग में जैसे हमने बच्चे को शर्ट पहनना सिखा दिया, तो क्या होगा, अब बच्चे ने जो लास्ट स्टेप क्या करा था कि अपनी शर्ट के बटन लगाए थे और पैंट और उसे पैंट में डाला था, तो वो वैसे ही लास्ट स्टेप से पैंट से निकालेगा, बटन खोलेगा और फिर पहली बाजू के बटन खोलेगा, दूसरी बाजू बटन खोलेगा, देन वो निकालेगा। तो इसी प्रकार बैकवर्ड चेनिंग चली गई, पर उसके दिमाग में फॉरवर्ड चेनिंग से जो हमने स्टेप्स बनाए थे वो उसके दिमाग में होने चाहिए। इसलिए फॉरवर्ड चेनिंग पहले आएगी, बैकवर्ड चेनिंग बाद में आएगी। बैकवर्ड चेनिंग कभी भी पहले नहीं आती है और एक आधा रेयर केस में पहले आ सकती है, वो डिपेंड करता है बच्चे का गोल क्या है। पर अधिकतर केसेस में जो फॉरवर्ड चेनिंग, हमेशा फॉरवर्ड चेनिंग से ही काम कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको स्टेप्स बताए रिइंफोर्समेंट में, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, और इनके इसमें एक 2 टेक्निक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं लर्निंग में, वो है शेपिंग और चेनिंग। आपको आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। और मैं आपको बताता हूँ जो है लास्ट चीज़, वो है बच्चे के, वो चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो है फेडिंग। तो फेडिंग क्या होती है, फेडिंग में हम एक छोटा सा टेक्निक है, वो है फेडिंग। वो ये, इसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को हम जो असिस्टेंट दे रहे होते हैं, जो हेल्प दे रहे होते हैं, उसको हम धीरे धीरे ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे उसे हटाते हैं। जैसे हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, एक छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ना सिखाई, और पेंसिल पकड़ने के लिए हमने उसके हाथ को असिस्टेंट किया, यानी उसको ऐसे पकड़ा और उसको इस साइड से हमने उसको ऐसे करके पकड़ लिया, उसका हाथ टाइट से होल्ड कर लिया जब तक वो पेंसिल अच्छे से होल्ड करना चाहिए। क्योंकि बच्चे की ग्रिप, छोटे बच्चे की ग्रिप फाइन स्किल अच्छी नहीं होती है। ठीक है, शुरू में जब बच्चा लिख रहा होता है, जब वो 3 साल का हुआ होता है, 3 और 4 साल के बीच में होता है, तो बच्चे की इतनी पकड़ तेज नहीं होती है। तो क्या अगर पेंसिल को हम थोड़ा मोटा कर देते हैं और उसके ऊपर वो लगा देते हैं, रबड़ लगा देते हैं या टेप लगा देते हैं, जिससे वो मोटा हो जाए, तो मोटा चीज़ पकड़ने में आसानी रहेगी उसको। तो वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, उस टेप को हटाना शुरू करते हैं, इसको भी हम फेडिंग कहते हैं। और धीरे धीरे हम उस रबड़ को भी हटाना शुरू कर देते हैं। और या फिर वो हम कह लो, जो हम उसको फिजिकली हेल्प दे रहे हैं या वर्बली हेल्प दे रहे हैं, जो भी 5 प्रकार की प्रॉम्प्ट्स थे वही हेल्प भी होगी, तो उनको हम धीरे धीरे कम करते हैं। जैसे हम उससे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम पहले 10 इंस्ट्रक्शन देते थे, अब 5 दे रहे हैं या 6 दे रहे हैं, तो धीरे धीरे हम उसको रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि अब बच्चा क्या हो रहा है, उस चीज़ का आदी हो रहा है, वो बच्चे को लर्निंग की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या करते हैं, हम उसको हटा देते हैं। पर ध्यान रखना, इसको स्कैफोल्डिंग से बिल्कुल कंफ्यूज मत करना, क्योंकि स्कैफोल्डिंग क्या होता है, बहुत कम वक्त के लिए होता है, उसी टाइम दिया जाता है। पर क्या होता है फेडिंग क्या होता है कि हटा भी सकते हैं और हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर दोबारा भी दे सकते हैं। स्कैफोल्डिंग एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग टाइम के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ही फर्क है स्कैफोल्डिंग और फेडिंग में, बट यह है कि फेडिंग अलग है और स्कैफोल्डिंग अलग है। तो ये जो मैंने जो आपको टेक्निक बताई, ये आप अपने बच्चे के लर्निंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छी टेक्निक्स हैं और मैंने आपको प्रिंसिपल भी बताए और मैंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं अपनी क्लासेस में। तो आप मेरी सारी वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए उन पेरेंट्स को, उन एजुकेटर्स को जो इन टेक्निक्स को नहीं जानते हैं और वो पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को एक इफेक्टिव वे से। तो आज जैसे आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए। तो मैं आपको कमेंट्स में सबकी हेल्प करूंगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर भी करें उन पेरेंट्स के लिए जो सही में अपने बच्चे के लिए एक देखना चाह रहे हैं कि हाँ, क्योंकि मैं सब जगह तो जा नहीं सकता, इसलिए ये जितनी जगह फैल जाए उतना होगा, एक बहुत हेल्प होगी। आपका सपोर्ट, आपका प्यार मुझे चाहिए और प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। Thanks for watching.